नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 का विलयन अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें पीछे जो है आप पीछे वीडियो लेक्चर में आप पढ़ चुके थे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। 3 गुणधर्म आपको पढ़ा दिया गया है। आज आपका लास्ट गुणधर्म है अणुसंख्यक गुण पर आधारित परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। परासरण एवं परासरण दाब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो पहले जो है परासरण और परासरण दाब को समझने से पहले अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, ठीक है। तो ऐसी झिल्लियाँ जिनसे कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से होकर गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणुओं नहीं गुजर पाते, इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियाँ अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे कुछ विलायक के अणु जैसे जल इन छिद्रों से आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के जो बड़े अणु हैं वह इनसे नहीं गुजर पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियाँ को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। यह झिल्लियाँ जो हैं देखने में एक प्लेन कॉन्टिन्यूअस सतत शीट के रूप में या फिल्म के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है। तो इन झिल्लियों पर एक पूरे नेटवर्क पर अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र या रंध्र का एक नेटवर्क रहता है। अब यह झिल्ली बनी कैसे होती है? तो यह झिल्लियाँ जो हैं जंतु से भी बनती हैं और पौधों से भी बनी होती हैं, और इनको लैब में कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। जैसे देखें, ये झिल्लियाँ जंतु या वनस्पतिक मूल की हो सकती हैं। यह सुअर के ब्लैडर या पार्चमेंट, ठीक है, सुअर की ब्लैडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती हैं। तो आप देख रहे हैं यह सेलोफेन जो है यह भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, लेकिन यह संश्लेषित है, यह कृत्रिम है, इसको लैब में बनाया गया है। इसके अलावा जो सुअर का ब्लैडर है या पार्चमेंट है, ये सब नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है। अब जो है अर्धपारगम्य झिल्लियों से होकर होने वाली घटनाओं के बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे आप देखते हैं कि कच्चे आम के अचार डालने के लिए, जब कच्चा आम जो है आप काट के अचार बनाना होता है तो इसको क्या करते हैं, नमकीन जल में जब इसको आप भिगोते हैं तो वह आम क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो कच्चे आमों का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाते हैं। तो इसमें जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की भूमिका होती है। जो विलायक होते हैं, जो वाटर होता है, वह नमकीन जल में आम से निकलकर चला जाता है, जिससे जो है आम सिकुड़ जाता है। अगला देखो, मुरझाए फूल ताजे फल में जल में रखने पर ताजे हो जाते हैं। तो अगर मुरझाया हुआ फूल है उसको आप जल में रखेंगे तो वह फिर क्या हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुरझाए फूल के जो चारों तरफ की झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी रहेगी, और जब इसको आप जल में रखोगे तो जल एक विलायक का काम करेगा और वह फूल में इंटर करेगा, फूल के अंदर जो है जल प्रवेश करेगा, जिससे फूल क्या हो जाएंगे, फिर ताजे हो जाएंगे। नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। तो अगर नमकीन जल है उसमें आप जो है रुधिर कोशिकाओं को रखेंगे तो वह सिकुड़ जाएगा, क्योंकि रुधिर कोशिकाओं से जल जो है वह बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यह सारी घटनाएं जो है परासरण के कारण होती हैं, ठीक है, और अर्धपारगम्य झिल्ली से यह होकर होती हैं, लेकिन यह घटनाएं किसके कारण होती हैं, परासरण के कारण होती हैं, ठीक। अब आइए परासरण को समझते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। फिगर में आप देखें यह बीकर है, बीकर के अंदर विलायक भरे हुए हैं, विलायक है, और एक आप देख रहे हैं यहाँ पे थिसेल फनल है जिसके अंदर विलयन भरा हुआ है, और यह विलयन जो है विलायक से अलग है, किसके थ्रू, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है यहाँ पे थिसल कीप के सिरे पर, और यह विलायक में डूबा हुआ है, इसको रखा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर यह जो विलायक है, विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं यह थिसल कीप में, थिसल फनल में अंदर जाने लगते हैं, ठीक है, इसमें अंदर जाने लगते हैं, जिससे जो इसके अंदर विलयन है वो ऊपर जाने लगता है, एक निश्चित ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक यह पहुंचता है, ठीक है। तो यह जो एच ऊंचाई तक पहुंचा है
ठीक है, तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं कितना है इसका वैल्यू होगा, तो वह प्रासरण दाब के अंतर्गत आएगा, जिसको पाई से लिखते हैं, पाई बराबर एच रो जी, पाई बराबर एच रो जी। समझे ध्यान से। माना केवल विलायक के अणु ही इन अर्धपारगम झिल्लियों में से निकल सकते हैं। ठीक है, जो विलायक के अणु हैं वही जो है अर्धपारगम झिल्लियों में से होकर निकल सकते हैं। चित्र के अनुसार यह झिल्ली विलायक एवं विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इन झिल्लियों में से निकल कर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यह झिल्ली जो है लगी हुई विलयन और विलायक, विलयन को विलायक में रख देंगे तो विलायक के अणु जो है इन झिल्ली से होकर विलयन में प्रवाहित कर जाएंगे। विलायक के प्रवाह का यह प्रक्रम प्रासरण कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि विलायक जो है अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में जा रहा है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, परिभाषा। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। ठीक है, तो प्रासरण क्या होता है, तो प्रासरण का डिफिनीशन आप देखें, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। ठीक है, साम्यावस्था प्राप्त होने तक प्रवाह लगातार बना रहता है। ठीक है, तो यह जो है प्रासरण शुरू होगा तो कब तक रहेगा, जब तक कि साम्यावस्था न प्राप्त हो जाए, जब तक कि दोनों तरफ का विलयन का सांद्रता एक न हो जाए। विलयन और विलायक आपस में मिलते रहेंगे और एक सांद्रता जब एक हो जाएगा तब यह रुक जाएगा। साम्यावस्था प्राप्त होने तक यह प्रवाह जो है लगातार बना रहता है। ठीक है, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, दोनों तरफ की रफ्तार क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उस समय जो है, ठीक है, साम्यावस्था प्राप्त होने तक प्रवाह लगातार बना रहता है। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रवाह, झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो विलायक जो है विलयन में इंटर कर रहा है उसको आप विलयन पर अतिरिक्त प्रेशर लगाकर इसको रोक सकते हैं। ठीक है, यह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वह लगाया गया दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र क्या करता है, रोकता है, उसी दाब को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। परिभाषा कैसे देंगे इसकी, किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो, किसी विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रासरण दाब जो है वह विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह प्रासरण के कारण होता है। ठीक है, तो प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक का तनु विलयन से, ठीक है, विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह प्रासरण के कारण होता है। प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। प्रासरण दाब क्या है, अणुसंख्यक गुण है जो विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रासरण दाब क्या है, एक अणुसंख्यक गुण है जो विलेय के अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, अब जो है प्रासरण दाब का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। एक फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि यह विलायक है एक बीकर में और यहाँ पे विलयन रखा गया है। इन दोनों को जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली से जोड़ा गया है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ा गया है। इस पर जो है वायुमंडल प्रेशर लग रहा है विलायक पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है विलयन में यह विलायक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इसमें प्रवेश करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह सांद्र होगा और यह तनु होगा। तनु जो है विलायक सांद्र विलयन में जाने लगेगा। ठीक है,
तो अब इसको आपको क्या करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, एक अलग से आप प्रेशर लगाएंगे, जिसको पाई से लिखा गया है, प्रासरण दाब। ठीक है, तो इस पर जो प्रेशर आप लगाएंगे तो यह जो विलायक जो जा रहा था विलयन में वह रुक जाएगा। तो यही जो लगाया गया अतिरिक्त प्रेशर है, इसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब के तुल्य अतिरिक्त दाब विलयन पर प्रयुक्त करना चाहिए। परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब के तुल्य अतिरिक्त दाब विलयन पर प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो प्रयोग के द्वारा यह पाया गया है, तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि परासरण दाब जो पाई है वह दिए गए ताप पर मोलरता C के समानुपातिक होता है। परासरण दाब जो है पाई वह दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिक होता है। ठीक है ना, अतः पाई बराबर CRT, परासरण दाब पाई बराबर CRT। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, विलयन की मोल पर लीटर में सांद्रता है। C क्या है, विलयन की मोल पर लीटर में सांद्रता है, मोलरता है। ठीक है, यह हो गया आपका। तो पाई परासरण दाब पाई बराबर CRT, यहाँ पाई परासरण दाब है और R क्या है, R एक नियतांक है, जिसको यहाँ पे विलयन नियतांक कहते हैं, गैस नियतांक नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विलयन नियतांक कहते हैं R को। ठीक है, और C की जगह आप लिख सकते हो N/V, C की जगह आप लिख सकते हो N/V। तो अगर C की जगह N/V लिखोगे तो परासरण दाब पाई बराबर N2/V इंटू RT, पाई बराबर N2/V इंटू RT। ठीक है, V क्या है, जहां भी विलेय के N2 मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है। V क्या है, आयतन लीटर में है, विलेय के N2 मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है। ठीक है, अब आगे देखो, यदि M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो तो, ठीक है, यदि M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो तो मोलों की संख्या N2 बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट W2/M2, यह मान जो है समीकरण में आप रख दें, इस समीकरण 2 में। ठीक है, पाई बराबर N2/V इंटू RT में N2 का मान W2/M2 रख दें, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पाई V बराबर N2/RT, N2 का वैल्यू रखें आप, तो पाई V बराबर N2 का वैल्यू W2/M2 इंटू RT। तो M2 आपको निकालना है, तो M2 इक्वल टू पाई V नीचे आ जाएगा, तो M2 बराबर W2RT/पाई V, M2 बराबर W2RT/पाई V। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है M2 की गणना कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो राशि है W2, T, पाई और V ज्ञात होने पर विलेय का मोलर द्रव्यमान जो है इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान इस समीकरण से निकाल सकते हैं। ठीक है, R यहाँ पर क्या है, विलयन स्थिरांक है, जिसका मान कितना होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल। पाई क्या है, वायुमंडल में परासरण दाब है, T परम ताप है, W भार है विलयन के भी आयतन में, M2 विलेय का अणुभार है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन इसमें क्या चीजें हैं इस समीकरण में। ठीक है, M2 बराबर W2RT/पाई V। ठीक है, इसमें W2, T, पाई और V ज्ञात होने पर विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 इस समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। R विलयन स्थिरांक है, जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल होता है। पाई वायुमंडल में परासरण दाब है, T परम ताप है, W भार विलयन के भी आयतन में है, W क्या है, भार है जो विलयन के भी आयतन में है, M2 क्या है, विलेय का अणुभार है। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि परासरण दाब का मापन है। विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना हो तो इसके लिए एक अन्य विधि क्या है, परासरण दाब का मापन। परासरण दाब का आप मापन करके विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, इस विधि का। ठीक है, परासरण दाब की सहायता से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, इस विधि का यूज कहाँ होता है, तो यह विधि प्रोटीनों, प्लास्टिक, स्टार्च बहुलकों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। ठीक है, यह विधि जो है वह प्रोटीनों, प्लास्टिक, स्टार्च बहुलकों के
मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। प्रासरण दाब विधि दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है। यह प्रासरण दाब विधि जो है वह दाब मापने की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है, क्योंकि प्रासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है। ठीक है, प्रासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है और मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता का उपयोग किया जाता है। इसमें मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण क्या होता है और प्रासरण का कहाँ पर, प्रासरण दाब का कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप देखें समपराशरी विलयन क्या होता है। समपराशरी विलयन देखें, समान ताप पर जिस विलयन के प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों का प्रासरण दाब क्या हो, समान हो। समान ताप पर जिन विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, जब ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए जाते हैं तो उनके बीच प्रासरण नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समपराशरी विलयन है तो इनको बीच में जब अर्धपारगम्य झिल्ली आप लगा देंगे तो इसमें प्रासरण नहीं होगा। देखें कहाँ पर ऐसा होता है, जैसे रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का प्रासरण दाब 0.9% द्रव्यमान वायु आयतन सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जैसे रुधिर कोशिका में जो स्थित द्रव है उसका प्रासरण दाब कितना होता है, तो 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सामान्य लवण विलयन कहते हैं। ठीक है, अगर 0.9% द्रव्यमान आयतन NaCl का विलयन अगर चढ़ाया जाए शरीर में तो वह शरीर के लिए क्या होगा, सुरक्षित होगा। ठीक है, के तुल्यांक होता है और इसे अंतःशिरा में अंतःक्षेपित करना सुरक्षित होता है। ठीक है, अगर आपको IV दिया जाए, ठीक है, नसों में चढ़ाया जाए 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन NaCl सोल्यूशन को, ठीक है, जैसे RL होता है रिंगल लैक्टेट जिसमें NaCl सोल्यूशन होता है, साल्ट चढ़ाए जाते हैं तो वह शरीर के लिए क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, अब आप देखो अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन क्या होता है। अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन, अब ध्यान दें, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपराशरी विलयन कहेंगे। ठीक है, समान ताप पर दो विलयन हैं, उसमें जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, अतिपराशरी विलयन कहेंगे, तथा जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है उसे अल्पपराशरी विलयन कहेंगे। ठीक है, तो समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। जैसे यदि हम कोशिकाओं को 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से अधिक NaCl विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से अधिक NaCl के विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर प्रवाहित हो जाएगा, अतिपराशरी हो जाएगा। ठीक है, बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे क्या हो जाएंगी, कोशिकाएं संकुचित हो जाएंगी, वो कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। इस प्रकार विलयन अतिपराशरी विलयन कहलाता है। ठीक है, यदि NaCl की सांद्रता 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से कम हो, ठीक है, अगर कम हो तो जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होगा, जल जो है कोशिका के अंदर जाने लगेगा और वह फूल जाएंगी। ऐसे विलयन को अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन होगा तो उस समय क्या होगा, अधिक होगा तो उस समय अतिपराशरी विलयन बनेगा, अतिपराशरी विलयन होगा और कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। लेकिन अगर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम सोल्यूशन अगर कम होगा सांद्रता उसका तो कोशिकाएं क्या होंगी, फूल जाएंगी, उसमें वाटर जाने लगेगा। तो ऐसे विलयन क्या कहेंगे, अल्पपराशरी विलयन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो नोट, जो लोग बहुत अधिक नमक खाते हैं या नमकीन भोजन लेते हैं, ठीक है, वे ऊतक कोशिकाओं एवं अंतरा कोशिक स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। ठीक
ठीक है। जो लोग बहुत अधिक नमक खाते हैं उसमें जो है नमक की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, उनके शरीर में वाटर जो है स्टोर होने लगेगा। ऊतक कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली स्थूलता या सूजन को सोफ या एडिमा कहते हैं। ठीक है, इसके कारण उनके शरीर में सूजन हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, सोफ या एडिमा कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका परासरण के बारे में। अब आप देखो परासरण का उल्टा जो है प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्लांट, आरओ का नाम आप लोग सुने होंगे, आरओ वाटर। ठीक है, आरओ वाटर का नाम सुने होंगे। तो यह कैसे तैयार होता है, यह प्रतिलोम परासरण की घटना है या विपरीत परासरण की घटना है, रिवर्स ऑस्मोसिस की घटना है। ठीक है, यह रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, देखिए ध्यान से। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन से विलायक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर बहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उल्टी क्रिया हो रही है कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो विलयन के अंदर से विलायक जो है अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर बहेगा। चूंकि यहाँ पर विलायक का बहाव प्रेक्षित सामान्य परासरण से विपरीत दिशा में है, अतः यह क्रिया विपरीत परासरण कहलाती है। ठीक है, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन से विलायक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर बहेगा, चूंकि यह विलायक के बहाव से के प्रेक्षित सामान्य परासरण के विपरीत दिशा में है, अतः यह क्रिया विपरीत परासरण कहलाती है। अर्थात शुद्ध विलायक जब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में से, किसमें से निकल रहा है, विलयन में से पारगमन करता है तो यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। प्रतिलोम अर्थात विपरीत परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। समुद्री जल से वाटर को अलग करने में किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फिगर है, इसमें आप देखो यहाँ पे शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, और यहाँ पे समुद्री जल है, लवणी जल है। इस पर आप प्रेशर लगा रहे हो, पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो, परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे जब इस पर, तो यह आपकी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अर्धपारगम झिल्ली, और यह आपका सोल्यूशन है, लवणी जल है। अब इस विलयन पे आप पिस्टन के द्वारा अधिक दाब लगा रहे हैं तो यह अर्धपारगम झिल्ली से इस विलयन से विलायक क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, विपरीत परासरण होने लगेगा। ठीक है, कि दाब जो होगा वह परासरण दाब से अधिक होगा जब, तब यह लवणी जल से, ठीक है, जल जो है बाहर निकलेगा और शुद्ध जल जो है अलग हो जाएगा, जल निकास आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रतिलोम परासरण, विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रतिलोम या विपरीत परासरण होता है। ठीक है, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तब प्रतिलोम या विपरीत परासरण होता है। ठीक है, तो चित्र से में आप देख रहे हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, ठीक है, दाब जो होगा वो अधिक होगा, किससे, पाई से, परासरण दाब से। ठीक है, तो आपने देखा कि चित्र से स्पष्ट है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल में से निकल जाता है, समुद्री जल में से निष्कासित हो जाता है। प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। जो प्रतिलोम परासरण करने के लिए जो प्रेशर लगाए जाते हैं वो बहुत अधिक होता है। प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए उपयुक्त झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की फिल्म से बनी होती है। ठीक है, प्रेशर जो है बहुत अधिक है, इसलिए झिल्ली मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो फट जाएगी। तो इसके लिए जो झिल्ली यूज होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की फिल्म से बनी होती है, जिसे उपयुक्त आधार पर रखा जाता है, जिसको एक बेस पर रखा जाता है। सेलुलोज एसीटेट जल के लिए पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों और आयनों के लिए अपारगम्य है। ठीक है, जो सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली है वह जल के लिए पारगम्य है, उससे वाटर निकल सकता है, लेकिन समुद्री जल में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं, आयन हैं, वह नहीं निकल सकते, उनके लिए वो क्या है, अपारगम्य है। ठीक है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, आजकल बहुत से देश अपनी पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे देशों में आरओ प्लांट लगा हुआ है और इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आपने आज देखा परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, विपरीत परासरण क्या होता है, विपरीत परासरण का उपयोग क्या होता है। ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, कमेंट करें नहीं कहीं पे समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको असामान्य मूलर द्रव्यमान, ठीक है, अपसामान्य अणुभार के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आप जो है वान टॉप फैक्टर के बारे में जाएंगे। तब के लिए धन्यवाद।